अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक फेमस पोएट को, एक फेमस पोएम को, जिसे लिखने वाले एक फेमस पोएट थे सर थॉमस वेट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपील। तो सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा जिसके अंदर आपको उसके राइटिंग स्टाइल का पता चलेगा और उनके तर्ज राइटिंग आपको पता चलेगा, और आप देखेंगे कि उन्होंने उनके जो किन बेसिस के ऊपर अपनी पोइट्री को जो है वो परवान चढ़ाया और एक अपनी एज के एक फेमस राइटर बने। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस पोम का, फिर समरी, एनालिसिस और थीम्स वगैरह ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सर थॉमस वेट को 16वीं सदी के इंग्लिश पॉलिटिशियन, एम्बेसडर और लिरिकल पोइट होने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले जो थे वो सोनेट नहीं थे, उन्होंने आके इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया। ये 1503 में एलिंगटन कास्टल जो कि कैंट में मेडस्टोन के करीब वाक़या है वहाँ पैदा हुए। उनका तल्लक यॉर्कशायर से है। उनकी वालदा का नाम एनी स्किनर था जबकि उनके वालिद का नाम हेनरी था। उनके वालिदैन को रिचर्ड III ने बहुत टॉर्चर किया, हत्ता कि उन्हें कैद भी कर दिया गया था। उन्होंने अपनी तालीम जो है वो ST जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से हासिल मुकम्मल करने के बाद कोर्ट को ज्वाइन कर लिया। किंग की सर्विस में आने के बाद उनको बहुत सी जगहों पे डिप्लोमेटिक मिशन दिए गए। उनको जो है वो प्रिंसिपल पैट्रॉन के नाम से थॉमस क्रोमवेल की जो कुर्बत है उसका कर्ब हासिल हुआ, और थॉमस क्रोमवेल की वफ़ात के बाद उनको अब्रॉड से वापस बुला लिया गया और 1541 में इम्प्रिजन कर दिया गया, क्योंकि उससे पहले भी आप जो थे वो इम्प्रिजन रहे थे। आपका एनी के साथ अफेयर था, उसकी बिना पर जो किंग था उन्होंने उसको आपको जो है वो इम्प्रिजन कर दिया था। लेकिन थॉमस क्रोमवेल उनकी जो है वो कोर्ट में बड़ी जान पहचान थी, तो उनके कहने पे आपको निकाल दिया गया था। लेकिन जब उनकी वफ़ात हो गई थॉमस क्रोमवेल की, तो उसके बाद ये अब्रॉड में थे, एक डिप्लोमेटिक मिशन पे थे, तो वहाँ से वापस बुला लिया गया और इम्प्रिजन कर दिया गया। कैद से आज़ाद होने के थोड़े अरसे बाद इनकी डेथ हो गई, यानी थॉमस क्रोमवेल की डेथ के 2 साल बाद इनकी डेथ हो गई। उनकी नज़में कोर्ट में बहुत मशहूर थी और कुछ पोम्स को तो अनोनिमसली एक वर्क जिसमें द कोर्ट ऑफ इवेंट्स कहा जाता है, इसमें पब्लिश किया गया। उनकी पहली किताब को उनकी वफ़ात के 15 साल बाद पब्लिश किया गया, जिसका नाम था टोटलस मिस्कलनी। ये भी कहा जाता है कि उनका एनी बोलेन के साथ अफेयर था, जिनके बारे में ये लिखते थे, यानी उनके बारे में लिखते थे। उनके बारे में इन्होंने ये पोम, जो पहले पोम लिखी थी, द फॉरगेट नॉट येट, इसके बाद द अपील है। तो ये पोम्स वो कहते थे किसको डेडिकेट करते थे, अपने बिलव्ड को, जिसका नाम था एनी बोलेन, जिसकी शादी हो गई थी किसी और के साथ, यानी किंग के साथ हो गई थी। उनको 1536 मई में इस वजह से टावर ऑफ लंदन में कैद भी कर दिया गया था, जब इनका ये अफेयर सबके सामने आया था। लेकिन इनकी और उनके फादर की थॉमस क्रोमवेल के साथ अच्छे तल्लुकात थे, जिनकी वजह से इनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ थॉमस क्रोमवेल इनको दोबारा इम्प्रिजन कर दिया गया था। उनके अगर सम इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो जो वर्क्स हैं वो हैं हुज लिस्ट द हंट, द फ्ली फ्रॉम मी, वट नो प्रेडी लक्स, माई फेयर फाल्कन, ब्लेम नॉट माई लूट, और इसके अलावा फॉरगेट नॉट येट, अपील और पेरिस पिलर। पेरिस पिलर उन्होंने अपने एक दोस्त को डेडिकेट करते हुए लिखा था, और ये सारी पोम जो हैं उन्होंने उनके जो फेमस वर्क्स थे। तो ये था एक राइटर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर उन्होंने उनका पता चला कि उन्होंने किस तरह की लाइफ गुजारी। अब हम बढ़ते हैं इस पोम के इंट्रोडक्शन की तरफ। ये पोम 16वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर राइटर ने लिखी है। हम इस पोम के राइटर की जो है वो राइटर की अपील कह सकते हैं कि राइटर दरअसल अपने जो है वो बिलव्ड को अपील करता है कि वो उसे ना छोड़े, लेकिन उसकी महबूबा बहुत बेरहम है। वो अपने बिलव्ड से सवाल पूछता है क्या वो उसे छोड़ देगी, इसमें इतना हौसला है। बेसिकली ये एक लव बेस्ड पोम है जिसमें वो किसी के जाने के जो है वो जाने पर बहुत ज़्यादा अपसेट है और उसे ना जाने की अपील करता है। ये उसके दिल की अपील भी हो सकती है, ये उससे किसी चीज़ की उसको स्टे करने की अपील है, उसको ना जाने की कह रहा है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। वो से नो
से नो इसको बार बार रिपीट करता है। वो अपनी बिलव्ड के साथ गुजरा हुआ वक्त याद करता है और इमोशनल होता है इस पोम में, और कहता है कि तुम इमोशनली जो है वो डिसीजन ना लो। नज़म के आगाज़ में जो राइटर की टून है बहुत काइंड है, जबकि आखिर में जो है उसकी जो ट्यून है थोड़ी सी रूड हो जाती है, क्योंकि वो बार बार उसको कहता है, मनाता है, उसे से प्यार से हर तरह से उसे मनाने की कोशिश करता है। वो अपनी बिलव्ड को क्रूअल भी कहता है, क्योंकि उसे उसके हाल पर तरस नहीं आ रहा। राइटर दावा करता है कि वो हमेशा जो है वो उसने कंसिस्टेंसी दिखाई है, साबित कदम रहा है, और उसकी कहता है कि इसलिए इसकी अपील को कंसीडर किया जाए। लेकिन इसकी बिलव्ड बहुत अहम है, और जो है वो ये पोम जो है वो बगैर किसी कंक्लूजन के ख़त्म हो जाती है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, लाइक इस पोम में किस चीज़ के बारे में राइटर डिस्कस करता है, और इसमें इसकी जो टोन है वो कैसी रही है, और ये पोम जो है वो बगैर किसी कंक्लूजन के ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर हम इसकी पोम की समरी की तरफ बढ़ें तो ये पोम जो है इसमें शायर अपनी महबूबा को अपील करता है कि वो उसे ना छोड़े। इस पोम के आगाज़ में शायर अपने एक अनकाइंड मिस्ट्रेस से अपील करता है कि वो उसे ना छोड़े। अगर वो उसे छोड़ देगी तो वो इसकी मिजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इस शायर जो है वो राइटर जो है इस पोम में जो है वो रिथोरिकल क्वेश्चन यानी कि रिथोरिकल क्वेश्चन करता है और उनको रिपीट करता रहता है। पोम के सेकंड स्टैंजा में वो अपनी अनकाइंड मिस्ट्रेस से यही सवाल पूछता है कि क्या वो उसे छोड़ देगी, जिसने हमेशा उससे मोहब्बत की, वो हमेशा से उसके साथ था, ख़ज़ां में भी, बहार में भी, हर मौसम में, हर मुश्किल में, हर घड़ी में वो उसके साथ रहा। फिर भी वो सवाल करता है कि क्या उसका दिल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसे छोड़ सकती है, क्या उसे दुख नहीं होगा, वो इस टेरिबल डीड का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी। दोबारा फिर वो अपील करता नज़र आता है, यानी पूरी पोम में वो अपील कर रहा है कि वो उसे याद दिलाता है, उनके अच्छे दिनों की याद दिलाता है, उनके साथ गुजरे लम्हों की याद दिलाता है, उसकी जो है वो मुश्किल वक़्त में उसका जो साथ उसने दिया उसको याद दिलाता है, और कहता है कि क्या वो अगर उससे मोहब्बत करती है तो क्या वो उसे छोड़ देगी। थर्ड स्टैंजा में भी पोइट इस रिक्वेस्ट को, इस अपील को दोहराता है। वो कहता है मैंने तुझे अपना हार्ट दिया था, मैं हमेशा हम साथ रहे थे, कभी पेन या ब्रेकअप या हर तरह के एक्सपीरियंस जो है वो मैंने देखा जो नहीं देखना चाहिए था। वो जो है वो अपील करता है कि वो उसे ना तोड़े, उसके दिल को ना तोड़े, उस पर तरस खाए। फोर्थ स्टैंजा में ये अपील और ज़्यादा प्लेंटिव हो जाती है। वो कहता है कि मुझ पर रहम करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर वो उसे अनकाइंड और ब्रूटल कहता है, और कि वो अब शिकवे और शिकायत पर उतरा है राइटर जो है। फिर इस नज़म की आगाज़ वाली जो स्टार्टिंग वाली लाइनें हैं वो दोहराता है, उनको रिपीट करता है, और इस तरह ये पोम ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इसकी समरी ओवरऑल, जिसके अंदर उसने ओवरऑल हमें वो जो राइटर है वो अपील ही करता आया है कि वो उसके जो है वो अच्छे दिनों को, उसके साथ गुजारे हुए लम्हों को ना भूले, उसको ना भूले, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती, वो ना बने, उसको ना छोड़े। मैसेज की बात करें इस पोम के, तो ये पोम जो है 4 स्टांजा पर मुश्तमिल है। हर स्टांजा में से नो का इस्तेमाल किया गया है, यानी वो पोइट अपनी ब्रूटल मिस्ट्रेस को कहता है कि वो इसे ना छोड़े। इस लाइन के इस पोम के हर स्टांजा में इस्तेमाल होना इस लाइन का हमें पोम की टोन के बारे में आगाह करता है कि दरअसल टोन जो है वो डिसोल्यूशन है और ये एंग्विश है। पहले स्टैंजा में ऐसा लगता है कि जैसे पोइट को रिजेक्ट करने से पोइट का बल्कि उसकी मिस्ट्रेस का नुकसान है, यानी वो कहता है कि इसको रिजेक्ट करके उसने अपना नुकसान किया कि उसे दोबारा वैसा पर्सन नहीं मिलेगा। ये पहले स्टैंजा की उसकी टोन से लगता है। राइटर की मिस्ट्रेस जो है वो ज़िम्मेदार हो सकती है उसे डिस्ट्रेस करने के लिए। यहाँ थॉमस इस बात पर जोर दे है कि जो कोर्टली रिलेशनशिप दरअसल पब्लिक एंटिटीज़ और इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने में जो लेडी की अपनी रेपुटेशन है वो भी डैमेज हो सकती है और उसको डैमेज कर सकती है। दूसरे स्टैंजा में शायर जो है वो राइटर जो है वो लेडी को याद दिलाता है कि वो उसके साथ कितना लॉयल रहा, उसके साथ वो गुड और बैड वक्त में उसके साथ था, उसने कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा, हालात चाहे जैसे भी हों, वक्त जैसा भी हो। इस पॉइंट को पोइट वेल्थ और वो जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके उजागर करता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पोइट अपनी बिलव्ड के लिए एक फाइनेंशियल जो है वो रिसोर्स बना रहा, अब अगर वो उसे छोड़ देगी तो वो फाइनेंशियली कमज़ोर पड़ सकती है। शायद ये सोचता है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उसके साथ रह लेगी, लाइक उसको प्यार से उसको
डरा के, उसको हर तरह का लालच दे के वो कहता है बस वो उसके साथ रहे। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर लेडी के पास शायर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो पोइट को छोड़ने से उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेडी दरअसल इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से मुतासर हो सकती है, उसका अपना दिल भी टूट सकता है और वो कोर्ट में अपनी रेपुटेशन को भी हार्म कर सकती है। लास्ट स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा में शायर बेचारा बहुत ही होपलेस है, क्योंकि लेडी ने सोच लिया कि वो उसे छोड़ देगी, क्योंकि लेडी जो है वो किंग से शादी कर रही थी। किंग और शायर में बहुत फ़र्क है और वो अपना डिसीजन किसी फॉर्म में नहीं बदलने वाली थी लेडी। पोइट शिकवा करता है कि तुम्हारी क्रुएल्टी की वजह से मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। ये पोम की आगाज़ की 2 लाइन्स पर ख़त्म हो जाती है। हम इस पोम को सॉन्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि राइटर ने सॉन्ग जैसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। इसका साइनिकल अरेंजमेंट दरअसल इंडिकेट करता है कि किस तरह पोइट की सिचुएशन में तब्दीली आती रहती है। इस सॉन्ग में कोई आइसोलेशन नहीं है, बस ये पता चलता है कि लेडी उसका दिल तोड़ती रहेगी और वो अपनी लॉयल्टी का वास्ता देता रहेगा। इस सॉन्ग में हमें पैशन बहुत नज़र आता है, क्योंकि पोइट ने एक्सक्लेमेशन मार्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन इस सॉन्ग में कोई भी लॉजिक या कंक्लूजन नहीं है। तो इस तरह ये पोम जो है वो जनरेट की गई टू मेक हिज बिलव्ड टू स्टे विद हिम। अब अगर हम इसके थीम्स की बात की जाए तो इसमें जो फर्स्ट थीम आता है वो अबंडेंट लव का है। ये विट का सबसे मकबूल थीम है। विट ने जो है वो ये वाला जो थीम है विट की बहुत सी पोम में हमें नज़र आता है कि उसकी जो बंदी है उसको छोड़ कर चल जाती है, जैसे कि दे फ्ली फ्रॉम मी में। वैसे ही शायर की बहुत सी महबूबाइन थी, मगर एक वक्त ऐसा है कि वो अकेला रह गया, उस पर जान वारने वाली उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। इस तरह इसने ये पोम सॉन्ग भी इस पोम में भी शायर अपनी मोहब्बत से ना छोड़ने की अपील करता है। शायर उसे अपील करता है कि उसे ना छोड़े, ताकि उसे कहता है कि मुझे छोड़ने से तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब होगी, लेकिन वो डिसाइड कर चुकी है कि वो उसे छोड़ देगी। विट दरअसल लव की नेचर की बात करता है। लव एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान की पेन, हैप्पीनेस, जॉय, सॉरो और कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है। सम टाइम ऐसा होता है कि लव्स को जो है वो पीस नहीं मिलता। ये तो इस तरह ये पोइट की अपनी अनकाइंड मिस्ट्रेस को एक स्ट्रॉन्ग अपील है कि वो इसे ना छोड़े। उसके बाद अगर अनदर थीम की हम बात करें तो नेक्स्ट थीम जो है वो क्रुएल्टी है। इस पोम में क्रुएल्टी का थीम भी पाया जाता है। नज़म जो है इस पोम के आखिरी स्टैंजा में शायर कहता है कि हलास दे क्रुएल्टी। शायर अपनी महबूबा को क्रूअल कहता है। वो कहता है कि क्या तुम इतनी ज़ालिम हो कि उस शख्स पर जुल्म करोगे जिसने वेल्थ और वो में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश की। ये इन सॉन्ग जो है वो इंसान की क्रूअल नेचर की तरफ इशारा करता है कि इंसान इस कदर डार्क और क्रूअल है कि उससे मोहब्बत करने वाले, कदर करने वाले इंसान पर भी रहम नहीं करता। अब राइटर की बिलव्ड के दिल में उसके लिए कोई पीठी नहीं थी, कोई रहम नहीं था, वो बस मूव ऑन होना चाहती थी। वो बेचारा रिपीट करता है से नो, मगर उसे वो उसकी एक नहीं सुनती। वो कहता है तुम्हारा दिल इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम जो है वो मुझे छोड़कर पेन बर्दाश्त कर सकती हो, वो इस इंसान को छोड़ सकती हो जिसने हर अच्छे बुरे हालात में तुम्हारा साथ दिया। इंसान कितना नाकदरा है कि उसने उस शख्स को भुला दिया जो उसके साथ रहा, तो वो बस किसी भी तरह से उसको रोकना चाहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो रिजेक्शन का थीम है। अब थॉमस विट जो कि आलमोस्ट हर पोम में हमें ये थीम इसका नज़र आता है कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। पोइट की जो बिलव्ड हैं उसे रिजेक्ट कर देती हैं और किसी और के साथ मूव ऑन हो जाती है। पोइट बेचारा इस रिजेक्शन की पेन को बेयर करता है, शिकवे शिकायत करता है, नज़र आता है। तो इस तरह वो, हालांकि उसे ख़ुद पे बहुत प्राउड था कि वो सेक्सुअली किसी भी वुमन को अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी डिज़ायर को पूरा कर सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसको सेक्सुअल अट्रैक्शन होने के बावजूद उसके जो है उसकी बिलव्ड उसे छोड़ दिया था। इस पोम में भी शायर अपनी बिलव्ड से स्ट्रॉन्गली अपील करता है कि वो उसे ना छोड़े, एक बार सोचे, क्योंकि पोइट टूट जाएगा। उसकी जो रिस्पॉन्सिबल जो है वो सिर्फ वो होगी, क्योंकि अगर उसको कुछ होता है और अगर टूट जाता है तो सैड होता है, हर्ट होता है, तो उसकी बिलव्ड जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। और अगर वो पोइट को रिजेक्ट करती है तो इससे उसका अपना ही नुकसान हो सकता है। तो ये वाला थीम मुझे इस पोम के अंदर नज़र आए, जिसको मैंने ब्रीफली डिस्कस किया। इस पोम का जो स्ट्रक्चर है कि इस पोम को किस
तरह के स्ट्रक्चर पे या बेस पे लिखा गया। इस पोम में 4 स्टांजा हैं, हर स्टांजा में 6 लाइन है और एम्बिक पैरा जो है वो ट्राईमीटर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी बी ए सी ए डी डी ए सी ए ई ई ई ए सी ए एफ सी एफ ए सी। इसकी जो टोटल लाइंस हैं वो 24 लाइंस हैं। इसको पंक्चुएशन मार्क्स जो है इसमें इस पोम में बहुत ज़्यादा जो है वो पंक्चुएशन मार्क और स्पेशली एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें नज़र आता है, जो हमें इसको पोम को सॉन्ग समझने में भी हेल्प करता है, जो हमें ये बताता है कि स्पीकर शायद बहुत ही एक्साइटेड है सब्जेक्ट के बारे में, पोइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील लगता है। इस तरह स्पीकर बहुत से सवाल भी पूछता है, शायद वो कंफ्यूज है। अब इसमें जो है अगर लिटरेरी डिवाइसेस की बात की जाए तो इस पोम में एपिफोरा का यूज़ भी किया गया है। एपिफोरा को अपोस्ट्रॉफी भी कहा जाता है कि ये एक लिटरेरी डिवाइस या सिस्टैक्टिक है, जिसमें क्लॉजेस के एंड पे किसी वर्ड या फ्रेज को रिपीट किया जाता है, जैसे कि इस पोम में हर स्टांजा में नए लफ्ज़ को रिपीट किया जाता है। उसके बाद रेपिटेशन है, हर स्टांजा में जो है वो लेक्सिकल रेपिटेशन का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर शायर अपने महबूबा को कहता है से नो। उन रेपिटेशन से हमें पोइट की सिंसेरिटी और सीरियसनेस का पता चलता है। इस पोम में पोइट अपनी बिलव से क्वेश्चन भी पूछता है और यह भी कहा जाता है कि इस पोम की फॉर्म को क्वेश्चनर से कंपेयर किया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर शायर जो है वो अपनी बिलव से चाहता है। उसके बाद चेंज इन बिहेवियर ऑफ पोइट के आगाज़ में पोइट हम बहुत सी जो है लविंग और जो है वो पैशनेट और कंपेशेट है, लेकिन पोम के एंड पे पोइट जो है वो बीटर नज़र आता है क्योंकि अपनी बिलव की जिद की वजह से सफ़र कर रहा है। वो इसके लिए सीरियस है, जबकि बिलव्ड उसे यूज़ करी थी और फिर जो है वो शायद दोनों ही एक जैसे थे, लेकिन वो अपनी बिलव्ड को अपील करता है कि वो इसे ना छोड़े। उसके बाद सिंबलिज्म की अगर हम बात करें तो पोम के आखिर में राइटर ने हलास का टर्म को यूज़ किया, जिसका मतलब है क्रूअल और जो है अनफॉर्चुनेटली रिग्रेटेबल। स्पीकर अपनी महबूबा को क्रूअल करता है क्योंकि उसका इतना सीरियस और लॉयल होने के बाद भी वो उसे छोड़ रही है। स्पीकर जो है वो होपलेस हो चुका था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम। ये हमारी पोम थी जिसको हमने डिस्कस किया। ओवरऑल सब कुछ जो चीज़ें मुझे मिली मैंने सबको डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोम मेरी की ये कविश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।